nature or the environment, so that can be very much harmful to the living organism also, humans। तो सबको लेके अगर बात करें तो वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है। So based on that, we are starting with the lecture from same topic, the waste management or the solid waste management। You can open your textbook if you have। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जब भी आपका लेक्चर चलते रहता है तो आपका अलर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। आप अगर बेड पे बैठ के या फिर सो के आप लेक्चर देख रहे हो तो चेयर ले लो, ओके। तो चेयर पे बैठ के आप लेक्चर को सुनो, देखो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि ज्यादातर लेक्चर के बहुत से पॉइंट आप मिस कर देंगे। नहीं तो या आप एज अ सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए अगर लेक्चर देख रहे हो तो सही नहीं है। तो सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है जो ऐसा करते हैं उनके लिए, नहीं तो बाकी स्टूडेंट तो अच्छे से लेक्चर अटेंड ही करते हैं, बट जो लेक्चर को अच्छा अंडरस्टैंड करना चाहते हैं उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि एक चेयर ले लो, अपनी जगह बना लो जहाँ पे सेफ हो, आप बैठ के, आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, ऐसी जगह पे आप जाके आपका लेक्चर को देखना है, जिससे कि आने वाले जितने भी टॉपिक है रिगार्डिंग द साइंस टू आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सो हम लोगों ने कल फार्म एंड गार्डन वेस्ट के बारे में तो देखा था कि द सोर्सेज विच आर अराइज फ्रॉम द फार्म यार्ड और फार्मिंग एरिया, वहां से हम लोग को जो भी वेस्ट मिलने वाला है, यानी कि जो बचा हुआ जो भी रिमेन्स होगा उसमें बहुत सी प्लांट्स आएंगे, क्रॉप रेसिड्यू आ सकते, एनिमल डंग, एनिमल यूरिन, पेस्टिसाइड। अभी पेस्टिसाइड बहुत लोगों को पता नहीं होगा। पेस्टिसाइड आर द केमिकल्स विच आर यूज फॉर द इंसेक्ट्स, क्योंकि जो क्रॉप्स होते हैं उनको ज्यादातर जो हार्म होता है, क्योंकि प्लांट्स को खा के जो इंसेक्ट जिंदा रहते हैं वो उनको किल करने के लिए वो केमिकल स्प्रे करते हैं, ओके। ज्यादातर एरियाज में इंसेक्ट्स की वजह से, जिसमें लोकस्ट आते हैं, अलग अलग टाइप की वीविल्स आते हैं, बग्स आते हैं, दीज इंसेक्ट्स शुड बी किल्ड बाय द केमिकल, इट इज नोन एज द पेस्टिसाइड। देन फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स जो यूज होंगे फार्म में वो केमिकल फर्टिलाइजर्स होंगे, क्योंकि जो कंपोस्ट होते हैं या फिर जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं उससे किसी भी टाइप का नुकसान प्लांट्स को या फिर सॉइल को होता नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स यूज होने वाले वो केमिकल फर्टिलाइजर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो वेस्ट बनने वाला है वो होगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आप देख सकोगे कि ज्यादातर नॉन फंक्शनल टीवी सेट्स होंगे, यानी कि जो खराब हुए टीवी होंगे, सेल फोन्स यानी मोबाइल फोन्स होंगे, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर्स एंड देयर पार्ट्स। तो ज्यादातर जो ई वेस्ट बोलते हैं ना, ई वेस्ट, ये ई वेस्ट यही है कि इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं जो अनयूज होते, वेस्ट होते, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। नेक्स्ट इज अ बायोमेडिकल वेस्ट। बायो एंड मेडिकल, अभी बायो तो सबको पता ही होगा, नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। जो यूज्ड है ह्यूमंस को या फिर एनिमल्स के, जो भी इंजरी के बाद या फिर ऑपरेशंस के बाद जो भी हॉस्पिटल से या फिर कोई ऐसी नर्सिंग होम से अलग अलग टाइप की जो भी वेस्ट बनता है, वो किसके फॉर्म में हो सकता है? तो बैंडेज के फॉर्म हो सकता है ऑपरेशंस के बाद, या फिर जो भी फर्स्ट एड या फिर जो ड्रेसिंग करते हम लोग, पट्टियां बांधते, उस वो अगर यूज हो गया है वो। देन ग्लोव्स, ग्लोव्स में हैंड ग्लोव्स आते हैं जो रबर इलास्टिक के ग्लोव्स आते हैं जो डॉक्टर्स यूज करते हैं जनरली। नीडल्स, नीडल्स कौन से नीडल्स? जो हम लोग इंजेक्शन में नीडल्स यूज करते हैं वो वाले।
सैलिन बॉटल्स, सैलिन बॉटल यानी कि क्या, सलाइन बॉटल बोलते हैं उसे, ओके, जो ज्यादातर हर हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। मेडिसिन, जो दवाइयाँ अनयूज्ड है, जिसकी एक्सपायरी डेट चली गई है, ओके, वो मेडिसिन। मेडिसिन बॉटल जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनकी बॉटल्स। टेस्ट ट्यूब्स, बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट यानी कोई भी ऑर्गन हो सकता है, ऑपरेशन के बाद जो ऑर्गन बच जाते हैं उनको फेंका जाता है। देन ब्लड, देन क्लिनिक, हॉस्पिटल्स एंड ब्लड बैंक में जो भी चीजें, ये सभी चीजें आपको बायोमेडिकल वेस्ट में ही कैटेगराइज करनी होगी। नेक्स्ट इट इज अर्बन वेस्ट। अर्बन यानी कि ज्यादातर जो सिटी एरिया में जो वेस्ट बनता है इसको अर्बन वेस्ट बोलते हैं। उसमें कौन सी चीजें आती है, ज्यादातर हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, लार्ज कमर्शियल यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह, ओके, उनसे निकलने वाले कैरी बैग्स, ग्लास, मेटल पीस, मेटल रॉड, थ्रेड, रबर, पेपर, कैंस, शॉप, वेजिटेबल्स जो डिकम्पोज खराब हुआ होगा, वेजिटेबल्स, मीट मार्केट, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो भी बच जाता है रिमेन्स, ये सभी के सभी अर्बन वेस्ट में कैटेगराइज है। नेक्स्ट जो सेकेंड लास्ट है, इट इज अ रेडियो एक्टिव या फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट वेस्ट। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो ज्यादातर एटॉमिक रिसर्च सेंटर में यूज करते हैं, कुछ रिसर्च लैब में यूज करते हैं, बट रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी जल्दी डिकम्पोज नहीं होते, यानी उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो उसके डिस्ट्रॉय करने के अलग अलग मेथड्स है जो अप्लाई होते हैं। हमारे नजदीक जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो है टैप्स, यानी कि तारापुर एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वहाँ पे ये एलिमेंट्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। उनके अलग अलग मेथड्स है, हम लोग इसमें इतना डीप नहीं जाएंगे, बट वहाँ पे जो मेटल्स या फिर एलिमेंट्स यूज की जाते हैं, दीज आर द एक्चुअली स्ट्रोमियम 10, सीरियम 141, बेरियम 140, देन थोरियम भी यूज किया जाता है, ओके। ज्यादातर थोरियम से ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट की जाती है, तो उसमें आप एडिशन कर सकते हो। दीज रेडियो एलिमेंट अगर बाहर अगर ओपनली अगर जा रहा है उसके, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, रेज निकलते हैं, तो ये रेज इतने माइन्यूट होते हैं कि पास से गुजरेंगे तो भी हम लोग के पता भी नहीं चलेगा, इतना इसका स्ट्रेंथ होता है कि वो बॉडी के अंदर से चले जाएंगे, फिर भी आपको उसका फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि ये रेज यानी कि जनरल रेज फॉर्म में होते हैं। और ये रेज अगर अपनी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आए तो वहां पे अपनी जो नॉर्मल सेल होती है वो अबनॉर्मल होके वहां पे कैंसर की सेल्स की ग्रोथ होती है। अभी बोलेंगे सर कैंसर ऐसे होता है, तो कैंसर का एक ये बोल सकते कॉज हो सकता है। कैंसर के अलग अलग रीजन है, बट अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट से या फिर रेडियो एक्टिव रेज से अगर कोई ह्यूमन या फिर एनिमल कांटेक्ट में आता है तो उसको चांसेस होते हैं कि कैंसर होने के। लास्ट है माइनिंग वेस्ट। अभी माइनिंग वेस्ट में ज्यादातर चीजें एलिमेंट्स के फॉर्म में होगी या फिर मेटल के फॉर्म में होगी, बट दैट मेटल आर वेरी मच टॉक्सिक। कौन से मेटल है, सो इसमें हेवी मेटल्स आएंगे, जिसमें लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, ओके, ये तीन मेटल तो बहुत खतरनाक है। तो माइनिंग में यानी कि जहाँ पे खदानें होती है जिनको जमीन के अर्थ क्रस्ट से निकल जाता है और बाद में उसको अलग अलग चीजों के लिए यूज किया जाता है, जिसमें लेड, आर्सेनिक, कैडमियम आज भी यूज करते हैं बहुत सी जगह पे। बट ये ओपनली अगर सॉलिड फॉर्म में या फिर वेस्ट फॉर्म में है तो ये हमारे लिए और बाकी एनिमल्स के लिए नुकसानदायक है। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि दो टाइप के वेस्ट में इसके कैटेगरी हो सकता है। कौन से, तो दो कैटेगरी है। जो चीजें नेचर में रह के धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाती है, ओके, उसको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। यानी कि कौन सी चीजें तो देखेंगे, द टाइप विच कैन बी इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। इन्होंने फर्स्ट लाइन ही बताया है कि माइक्रोब्स यानी बैक्टीरिया जिसको धीरे धीरे डिकम्पोज करके उसको खत्म कर देगी उस वेस्ट को। उसमें कौन से आते हैं, तो फर्स्ट अंडरलाइन कर सकते हैं,
किचन वेस्ट यानी हमारे किचन में जो बची हुई चीज गार्बेज फॉर्म में होती है, उसमें क्या क्या आता है? स्पॉइल्ड फूड, 2-3 दिन का खाना हो सकता है, ओके, वो भी एक वेस्ट है। देन फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये सभी की सभी चीजें 2-3 दिन के टाइम पीरियड में क्या हो जाती है? खराब होके उसको डिकम्पोज करवाया जा सकता है बाय माइक्रोब्स। और कौन सी चीज आती है? तो ऐश, सॉइल, डंग पार्ट ऑफ प्लांट्स, तो ये चीजें इजीली डिकम्पोज की जा सकती है, इसलिए इनको कैटेगरी मिली है बायोडिग्रेडेबल। इनको दूसरा नाम भी है कि ऐसी चीजें जो सॉलिड फॉर्म में है बट ये वेट फॉर्म में, वेट यानी कि गीली है, तो इनको बोलते हैं वेट सॉलिड वेस्ट और वेट गार्बेज, जो हमारे घर से निकलता है जनरली, ये होता है बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन मीन्स नो, बायो मीन्स लिविंग, डिग्रेडेबल यानी डिकम्पोज होना है फिर डिग्रेड होना। ये कौन सी वेस्ट है? सो दीज आर नॉट इजीली डिग्रेडेड, इजीली यानी कि वो चांसेस बहुत ही कम से कम है डिग्रेड होना, और उसका टाइम पीरियड जो है वो लंबा है। जैसे कि इसको जो बायोडिग्रेडेबल है हफ्ते भर में डिकम्पोज हो जाता है या फिर महीने भर में टोटली डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, मगर नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत साल लेगा इसको डिग्रेड होने में, डिकम्पोज होने के लिए। डिकम्पोज तो जल्दी होगा ही नहीं, डिग्रेड हो सकता है, जान डिस्ट्रॉय हो सकता है। उसमें कौन सी है? इट इंक्लूड्स प्लास्टिक। प्लास्टिक को आप जलाओ, उसको तोड़ो, फिर भी उसके कुछ न कुछ पार्ट्स रह ही जाएंगे। मेटल्स, मेटल्स तो डिग्रेड होता ही नहीं, पहली बात तो। एंड एनिमल मटेरियल, द प्लांट्स which the types is also called as a dry solid waste, क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में होता है इसलिए इसको ड्राई वेट सॉलिड वेस्ट बोलते हैं। और दूसरा उसको नाम है ड्राई गार्बेज, ये भी एक तरह का गार्बेज कूड़ा है। यहाँ पे इन्होंने दो क्वेश्चंस पूछे कि जैसे कि फर्स्ट है व्हाई इट इज नेसेसरी टू रिसाइकल नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। हम लोग डिग्रेडेबल वेस्ट से रिसाइकलिंग नहीं कर सकते, यानी कि हमारे घर से अगर कोई फूड स्पॉइल हो गया है, खराब हो गया है, उसको फिर से रिसाइकल कर सकते हैं तो नहीं, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल को कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लास्टिक है या फिर मेटल है, इनको गर्म करके ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उसको क्या किया जा सकता है, उसको अपने सॉलिड फॉर्म से उसके दूसरे फॉर्म में लाया जा सकता है। बट एक बायोडिग्रेडेबल के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है इनके साथ किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है विच मटेरियल आर इंक्लूड्स इन अ सॉलिड ड्राई वेस्ट। आप ही बताओ फिर, विच आर सॉलिड ड्राई वेस्ट। अभी इन्होंने बताया प्लास्टिक, ओके, देन मेटल्स एंड अदर मटेरियल्स, आपको जो चीजें लग सकती है वो आप बोल सकते हैं सॉलिड ड्राई वेस्ट। इसमें पेपर भी आ सकता है, इन्होंने ऐसा नहीं बोला है नॉन बायोडिग्रेडेबल। आगे बात करते हैं। आपको एक होमवर्क बोल सकते हैं या फिर आप ही ऐसा एक चार्ट बनाओ जिसमें आप एक कॉलम करो जिसमें मटेरियल लिखो। इन्होंने एक आपके लिए करके रखा है कि इन्होंने प्लास्टिक बॉटल्स लिखा हुआ है, इनको दो कैटेगरीज में यूज करना है उसको, कि एक को करना है डिग्रेडेबल यानी डिग्रेड हो सकता है वो, दूसरा है नॉन डिग्रेडेबल। तो नॉन डिग्रेड होना यानी कि क्या, उसको अपने नॉर्मल फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो कैटेगरी करनी है। आप क्रॉस कर सकते हैं या फिर टिक कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। थर्ड जो कॉलम आप ऐड कर सकते हैं उसमें होगा रिसाइकलिंग। इससे रिसाइकलिंग हो सकती है क्या, रिसाइकल करना यानी कि वही चीज को बार बार बनाते रहना। रीयूज, फिर से इस्तेमाल में लेना। एंड टॉक्सिक, जहरीला है क्या। तो प्लास्टिक का पहला जो कॉलम है उसमें आप लिख सकते हो कि ये डिग्रेड तो होता नहीं है, तो सीधे सीधे आंसर निकल जाता है नो। क्रॉस भी लगा सकते हैं। नॉन डिग्रेडेबल है क्या, इनऑर्गेनिक है क्या, तो यस हाँ। प्लास्टिक को गर्म करके उसको दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं क्या, तो हाँ। प्लास्टिक को मोल्ड किया जा सकता है, तो यस। रीयूज, हाँ, सीधे सीधे।
एंड टॉक्सिक, टॉक्सिक है प्लास्टिक। दूसरा आपको लगता है तो मेटल ले सकते हैं यहाँ पे, पेपर ले सकते हैं, पेपर। तो पेपर अगर लिया आपने, सपोज यहाँ पे पेपर लिया, जो नॉर्मल पेपर होता है हमारा, ओके। पेपर का जो डिग्रेडेबल कंसिस्टेंसी तो है, डिग्रेड हो सकता है, नॉन डिग्रेडेबल तो नहीं है, रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है, टॉक्सिक नो, पेपर टॉक्सिक नहीं होता, ओके। तो ऐसा आप 2-3 कैटेगरी बनाओ घर पे आप, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि अगर सॉलिड वेस्ट हमारे एरिया में बहुत हो गया है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो इससे कुछ हार्म होता है क्या? तो बहुत से हार्म हो भी सकते और कम से कम हो सकते, कंप्लीटली तो नहीं ऐसा। तो फर्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल, जितने भी है, ह्यूमंस, ओके। तो इफेक्ट होता है क्या? तो हाँ, सॉलिड वेस्ट का इफेक्ट होता है। बैड ओडर ऑफ वेस्ट, हाँ, कोई भी गार्बेज अच्छा नहीं होता। आपको बताइए, अगर आपके एरिया में कहीं गार्बेज पड़ा हुआ है, ओके, या फिर गार्बेज वाली वैन जाती है, तो वहां से कोई सेंट की या फिर परफ्यूम की सुगंध नहीं आती, वहां से गंदी स्मेल नहीं आती, इट इज अ बैड ओडर। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक गैसेस, वहां से टॉक्सिक गैसेस ही निकलते हैं, क्योंकि वहां पे अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, ओके, जो सड़ाने का काम करते हैं जनरली। तो ये प्रोडक्शन ऑफ गैस, टॉक्सिक गैसेस, हाँ, यस। फोर्थ जो है डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि अगर कोई गार्बेज या फिर सॉलिड वेस्ट कोई एरिया में पड़ा हुआ है, तो वहां पे उस एरिया को कोई अच्छा नहीं बोलेगा, तो इससे नेचुरल ब्यूटी भी कम हो सकती है। देन वहां पे अगर टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहां पे एयर पोल्यूशन होना पॉसिबल है। अगर वो सॉलिड वेस्ट या फिर गार्बेज अगर हमारे पीने वाले पानी में या फिर तालाब में, नदी में मिक्स हो रहा है, तो दैट कैन बी कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट इट इज अ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है, क्योंकि एयर पोल्यूशन के साथ साथ वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, ये चारों भी चीजें पॉसिबल हो सकती है। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग ऑफ अ डिसीज, वहां पे अगर बहुत से अलग अलग टाइप के गैसेस प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं, तो बैक्टीरिया दिन ब दिन कम नहीं होते, दिन ब दिन बढ़ते ही है। और बैक्टीरिया अगर इस गार्बेज में है और वो अगर वाटर में मिक्सड है, एयर में मिक्सड है, तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की डिसीजेस लोगों को हो सकती है, एनिमल्स को हो सकती है। सो यहाँ पे इफेक्ट बहुत ही खतरनाक है। आगे बात करते हैं, नेसेसिटी, जरूरत क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो देखते फर्स्ट लाइन, फॉर प्रिवेंटिंग द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पोल्यूशन को कम से कम होने से रोकना और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना, ये हमारा मेन एम है। तो नेसेसिटी है एंड कीप्स द सराउंडिंग क्लीन, और सबका मेन बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव ये है कि सराउंडिंग हमारी क्या करनी, क्लीन रखनी। For the energy as well as the fertilizer production, through that it generates the work and the employment. अभी जहाँ जहाँ पे सपोज करो ऐसा गार्बेज कलेक्ट हो रहा है, तो गार्बेज कलेक्ट करने वाले तो इंसान ही होंगे ना, तो उनको अपना एक एम्प्लॉयमेंट यानी कि उनको काम मिल सकता है कि वहाँ के गार्बेज को उठा के एक ऐसे सेफ जगह पे डालो जहाँ पे ह्यूमैनिटीज नहीं है, तो वहाँ पे वो एरिया क्लीन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को वर्कर्स की जरूरत है, वर्कर को अपना एक क्या मिलता है, काम मिलता है, दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। थर्ड, रिड्यूस द स्ट्रेन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट का ट्रीटमेंट करके या फिर कम से कम हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को खराब होने से बचा सकते हैं। लास्टली, टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड क्वालिटी लाइफ, टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस। अभी क्योंकि हमको पता ही होगा कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉलिड पोल्यूशन अगर हो रहा है, तो इन तीनों पोल्यूशन की वजह से नेचर यानी एनवायरमेंट को ही हार्म हो रहा है। तो
नेचर को हार्म हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को और वहाँ के एनिमल्स में भी यहाँ पे क्या पड़ सकता है, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये इम्प्रूव कर सकता है वहाँ की क्वालिटी को, कि वहाँ पे कोई भी टाइप का डिसीज ना हो, किसी भी टाइप की अनहेल्दीनेस ना आए। तो ये एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करता है। यहाँ पे बहुत सी चीजें आपको बताई गई है। फर्स्ट स्टार्टिंग विद द सेपरेशन ऑफ कैटेगराइजेशन। पहले तो अगर मैनेजमेंट करे तो पहले तो सोचो, या फिर जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट करते हैं उनको पहले पहला एम यही रहता है कि पहले तो उस सॉलिड को सेपरेट करो, उसकी कैटेगरी बनाओ कि वो सॉलिड है, ड्राई है या फिर वेट है। इसलिए अभी ज्यादातर एरियाज में जो ड्राई वाला जो गार्बेज होता है अलग रखते हैं, वेट वाला अलग रखते हैं। इसके लिए कलर बकेट्स आती है। कंपोस्टिंग, अगर वो वेट है, ओके, जो गीला कचरा होता है उसको अलग से कैटेगरी बना के उसको कहाँ पे यूज करते हैं, तो कंपोस्ट बनाने यानी फर्टिलाइजर। दीज आर द ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है सेफ लैंड फिल साइड। सेफ लैंड फिल साइड यानी कि जहाँ पे बहुत से गड्ढे पड़ गए, जहाँ पे एरिया सॉइल से हट गया है, वहां पे ये लैंड फिलिंग का काम करवाया जाता है बाय वेस्ट। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट का मीनिंग होता है कि अर्थवर्म एक ऐसा एनिमल है, इट ईट्स अ सॉइल। कि अर्थवर्म क्या होते हैं कि जो सॉइल के अंदर रहते हैं सॉइल ही खाते हैं, तो वो कंपोस्ट बनाने में बहुत मदद करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाले, वहां पे लैंड फिलिंग का काम किया जाता है। वहां से अलग अलग टाइप के मेटल्स, प्लास्टिक को हम लोग यूज करके अलग अलग टाइप की लैंड फिलिंग करवा सकते हैं। लैंड फिलिंग यानी कि जहाँ पे गड्ढे हैं वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट है पायरोलिसिस, एक टाइप का डिसीज है, ओके। और ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, एनर्जी प्रोडक्शन बाय द बर्निंग ऑफ वेस्ट इन द हाई टेम्परेचर ऑफ द बायोगैस एंड बायो इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे अलग अलग टाइप की जो वेस्ट होगा, वेट वेस्ट या फिर कोई भी, इसको यूज करके बायोगैस एंड बायो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। एंड लास्टली इट इज अ बायोमेडिकल वेस्ट। अभी हम लोग ने बात की कि जो हॉस्पिटल से या फिर क्लिनिक से निकलने वाला जो बायो वेस्ट है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। और इसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है बाय गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म्स। आपको यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है स्टूडेंट्स, ओके। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड मैनेजमेंट दिया गया है। रीयूज, रिफ्यूज एंड रिसाइकल, रीथिंक, रिड्यूस, रिसर्च, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। यहाँ पे जितनी भी चीजें दी गई है वो आर से शुरू हो रही है, यानी री मीन्स फिर से, रीयूज यानी कि क्या, फिर से यूज में लेना, रिफ्यूज यानी रोकना, होने से रोकना, रिसाइकल यानी उसका बार बार अलग अलग फॉर्म में उसको यूज करना, रीथिंक बार बार सोचना, रिड्यूस कम से कम करना, रिसर्च यानी कि कोई भी चीज ऑलरेडी है उसमें और अपनी एडिशन करना, रीथिंकिंग करके इसको रिसर्च बोलते हैं। कि वही चीज को अलग ढंग से उसको हम लोग खोज सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन, उसके अलग अलग सोर्सेस। एंड लास्टली रेगुलेशन। रेगुलेशन यानी कि क्या, कि कोई भी चीज को ना होने के लिए कुछ न कुछ एक्ट्स बनाए जाने चाहिए, रूल्स बनाए चाहिए। तो दीज आर कैटेगराइज इनटू द रेगुलेशन। एंड लास्टली पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जन जागृति विद्यमान होनी चाहिए। ये सब चीजें हम लोग एक्चुअली आज के लिमिटेड टाइम में नहीं कर सकते, बट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे विद द सेम टॉपिक। आपका आज का काम है कि आपको अच्छे से इस 7 प्रिंसिपल को पढ़ना है, इसके ऊपर सोचना है कि ये कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। सो वी आर सम ऑफ द लेक्चर for today itself and continuing with the same topic from tomorrow, okay। तो कुछ डाउट्स होंगे तो आप कल के लेक्चर में आप पूछ सकते हैं, या फिर अभी भी पूछ सकते, वी हैव अ टाइम। स्टूडेंट्स, आपको डाउट होगा इस चैप्टर से रिगार्डिंग, पूछ सकते हैं अभी। डाउट्स नहीं है, ओके ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर
एंड आपको जितने भी लेक्चर आपको चाहिए, ओके, वो हमारे चैनल के ऊपर है। आपको लिंक सेम आपके ऐप से ही शेयर किया जाएगा और आपको पूरे के पूरे लेक्चर फिर से रिवाइज फॉर्म में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग लेक्चर। टेक केयर स्टूडेंट्स।